स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों हमारी बातें चल रही हैं गुरुत्वाकर्षण बल पर। बल पर हम बातें कर रहे हैं और बल में हमने गति के नियम पढ़ लिया, बल के बारे में बातें कर ली, संवेग, जड़त्व, आवेग, संवेग, प्रवेग, आवेग क्या होते हैं, बातें हमारी होगी। गति के पूरे नियम हमने पढ़ लिए। हमने अपकेंद्रीय बल की बात कर ली, मोद के कुएं पर हमने बात कर ली। इसके अलावा अपकेंद्रीय जो मशीनें होती हैं उन पर हमारी बात कर ली। गुड इवनिंग राज, सुबह सभी को गुड इवनिंग भाई। पिंकी, मूलाराम, सभी को गुड इवनिंग याद रखिएगा। चलिए, तो आप लाइव बैठे होते हैं लेकिन फिर भी कमेंट नहीं करते हैं, ये गलत बातें होती है भाई। चलिए, तो बढ़ रहे हैं आगे। गुरुत्वाकर्षण बल पर हमारी बातें चल रही थी। ब्रह्मांड की किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वही तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जो सबसे पहले नियम दिया था वो न्यूटन साहब ने दिया था, याद रखिएगा। और न्यूटन साहब ने बताया कि ब्रह्मांड की किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के तो समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि F समानुपातिक होता है, F समानुपाती होता है m1 m2। ये पहली वस्तु का द्रव्यमान था, ये दूसरी वस्तु का द्रव्यमान था। और F व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r²। दोनों वैल्यू को बराबर रखा जाए तो F समानुपाती m1 m2 बटा में r² आ जाएगा। ये समानुपाती जब भी हटेगा तो बराबर लाएगा और एक कांस्टेंट लाएगा। तो ये कैपिटल G लाया था, G m1 m2 बटा में r²। और इसका जो G का जो मात्रक था वो था न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में किलोग्राम स्क्वायर। ये इसका मात्रक होता है। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं, याद रखिएगा। ये जो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है इसका मान कभी बदलता नहीं है। 6.67 10 की पावर -11, 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। तुम्हारे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक इसका मान कहीं पर भी बदलता नहीं है, कभी भी बदलता नहीं है, इसलिए इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। तो ना एक हम पढ़ेंगे स्मॉल जी जो हमेशा बदलती रहेगी, जो हमेशा बदलती है, याद रखिएगा। जी का मान हमेशा बदलेगा लेकिन इस कैपिटल जी का मान कभी बदलता नहीं है। तो ये थे तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण। फिर हमने बातें की गुरुत्वीय त्वरण की, हमने बातें की तुम्हारी गुरुत्वीय त्वरण की। इस जी के बारे में हमने बात की, स्मॉल जी के बारे में बात की। जब भी कोई वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक पृथ्वी की तरफ गिर रही होती है तो उसके वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। उसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और गणित रूप में भी हमने देखा F बराबर तुम्हारा mg होता है, तो g बराबर F बटा m। F बटा m तो एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वही तुम्हारा गुरुत्वीय त्वरण है। एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला बल गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इस प्रकार भी हम पढ़ सकते हैं। और इस आधार पर अगर हम बात करें तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति किलोग्राम, न्यूटन प्रति किलोग्राम ये इसका मात्रक होता है हमारे स्मॉल जी का। तो दो मात्रक देखें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन पर किलोग्राम, ये दो प्रकार के इसके मात्रक रहते हैं। आगे बढ़ रहे थे, द्रव्यमान और भार पर बातें की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। द्रव्यमान, दूसरा भार, पदार्थ, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा, निहित पदार्थ की मात्रा, ये तुम्हारा निहित पदार्थ की मात्रा, ये तुम्हारा द्रव्यमान है। तो भार क्या? भार एक प्रकार का बल है। भार एक प्रकार का बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर से खींचती है। तो भार एक प्रकार का बल होता है जिससे वस्तुओं को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है या उन वस्तुओं पर पृथ्वी अपना बल लगाती है। तो बल या उसको खींच रही है, तो भार एक प्रकार का बल है। तो भार एक प्रकार का बल होता है। और बल क्या होता है? तो बल होता है mg। तो भार को हम लिखते हैं w से, w बराबर F बराबर mg हो जाएगा। तो w बराबर भी तुम्हारा mg हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान को हम अगर बात करें तो m से लिखा जाता है, द्रव्यमान को m से लिखा जाता है। और द्रव्यमान के साथ, इस द्रव्यमान के साथ यदि हम गुरुत्वीय त्वरण को भी गुणा कर दें तो भी भार प्राप्त हो जाता है। इस द्रव्यमान को अगर हम गुणा कर दें किसके साथ? गुरुत्वीय त्वरण के साथ, तो भार प्राप्त हो जाता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, किलोग्राम होता है। भार का मात्रक न्यूटन होता है। इसे साधारण तुला से माप रहे थे, इसे साधारण तुला से माप रहे थे। इसे कमानीदार तुला से मापा जाता है, स्प्रिंग वाली कमानीदार तुला से मापा जाता है। और द्रव्यमान एक अदिश राशि है, द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होती है, लेकिन बल तुम्हारी एक सदिश राशि होती है। बल तुम्हारी एक सदिश राशि होती है, याद रखिएगा। द्रव्यमान कहीं भी कभी भी बदलता नहीं है, द्रव्यमान कहीं भी कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन भार, चूंकि जी का मान बदलेगा, ये स्मॉल जी हमेशा बदलेगा, तो भार भी तो बदल जाएगा। ये वैल्यू से बदलेगी, ये तो कभी नहीं बदलता, ये m कभी नहीं बदलेगा। w बराबर होता है mg। तो जी बदलता है, m कभी नहीं बदलता। जब ये वैल्यू बदल जाएगी तो ये वैल्यू बदलेगी, सीधी सी बात है। तो इस वजह से भार हमेशा बदलेगा लेकिन द्रव्यमान कहीं भी कभी भी बदलता नहीं है। भार का मात्रक न्यूटन होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। इसे साधारण तुला से मापा जाता है, इसे कमानीदार तुला से मापा जाता है। और मैंने आपको बताया था कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी की सतह पर हमने बात की थी। हम इसकी बात, यहां तक हमारी कल बातें हो गई थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और ध्यान से सुनना, कुछ सवाल हम करेंगे इसके आधार पर। तो इसके बाद देखना, थोड़ी सी बातों पर चर्चा करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक मैं यहां लेकर आ रहा हूं, जी व जी में संबंध है। जी व जी में संबंध, कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है। जिस त्वरण से तुम्हारी पृथ्वी तुम्हें खींच रही है तो वो तुम्हारे गुरुत्वीय त्वरण है, याद रखिएगा। ये गुरुत्वीय त्वरण जी है और कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, याद रखना। तो हम पढ़ चुके हैं F बराबर, हम पढ़ चुके कि mg होता है, F बराबर mg होता है। तो अब मान लेते हैं कि दो वस्तुओं में एक पृथ्वी है और एक कोई ये वस्तु है। पृथ्वी का द्रव्यमान मान लेते हैं कैपिटल M है और वस्तु का द्रव्यमान मान लेते हैं स्मॉल m। उनके बीच की जो दूरी है वो r है। तो यहां से अगर मैं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल निकालूंगा पृथ्वी का, तो g m कैपिटल m स्मॉल, मैंने वहां पर m1 m2 लिखा था। गुड इवनिंग किरण, याद रखिएगा। यहाँ पर m1 m2 रखा था, वहां से मैं कल तुम्हें पढ़ाया था, कल तुम्हें गुरुत्वाकर्षण पढ़ाया था। तो वहां दो वस्तुओं के द्रव्यमान हमने m1 m2 रखे थे। तो यहाँ मैं कैपिटल M और स्मॉल m ये मान लेते तुम्हारी अर्थ है। और इस अर्थ पर ये कोई आपका कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु है, याद रखिएगा। और वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m माना और पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M मान लेते हैं। तब तुम्हारा गुरुत्व जो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल क्या आता है? Gmm बटा में r²। यहाँ भी बल है, यहाँ भी बल है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर बराबर रखते हैं तो mg बराबर आ जाएगा Gmm बटा में r²। ये स्मॉल m से स्मॉल m किसका था? वस्तु का द्रव्यमान था। स्मॉल m द्रव्यमान था वस्तु का। तो यहाँ पर जो आया स्मॉल g बराबर कैपिटल Gm बटा में r²। ये आ गया संबंध, कैपिटल जी और स्मॉल जी के अंदर का संबंध बन गया है। यहाँ जो ये m है ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, ना कि वस्तु का द्रव्यमान। तो इसका मतलब है कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, ये जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ये कभी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु का द्रव्यमान चाहे ज्यादा है चाहे कम है, ये जो स्मॉल जी तुम्हें दिख रहा है ये कभी भी वस्तु के द्रव्यमान मतलब स्मॉल m पर निर्भर करता ही नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर देखो, आ गया है। अब देखो, जैसे दूरी बढ़ेगी, वस्तु और पृथ्वी के बीच में दूरी बढ़ेगी, जी का मान कम हो जाएगा। भाई ये दूरी बढ़ रही है, ये जो बीच की दूरी है, ये जो दूसरी दूरी है, पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी है, दूरी बढ़ने पर जी का मान कम हो जाएगा। याद रखना, क्योंकि नीचे वाली चीज अगर बढ़ेगी, पता में कोई चीज अगर बढ़ती है तो ऊपर वाली चीज कम हो जाए। तो जैसे पृथ्वी से दूर चली जाती है वस्तु तो जी का मान कम होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब वस्तु पृथ्वी से दूर चली जाएगी तो उस पर जी का मान इतना कम हो जाएगा कि वस्तु पृथ्वी पर गिर नहीं पाएगी और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लग जाएगी। तो तुम्हारे जो कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं वो लगभग 400 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। और वो जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो 500 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वजह से वहां जी का मान प्रभावी नहीं हो पाता है और इस वजह से इतना प्रभावी नहीं हो पाता है कि वो उस वस्तु को अपनी सतह तक खींच ले। लेकिन इतना
वाली है कि वो वस्तु पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लग जाती है। तो कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं वो 500 से लेकर 36,000 किलोमीटर पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो इसी जी के कारण तो लगा रहे हैं भाई। तो जैसे जैसे जी आर बढ़ेगा जी का मान कम होता चला जाएगा। अब एक और बात याद से सुनना, ये जो जी का मान होता है, स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो क्या लिखा यहां से, नोट में डाल के लिख देता हूं, गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो ये जी का मान कभी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अब सुनना, समान ऊंचाई है, ये पृथ्वी की सतह है, और सतह से यहां पर कोई वस्तु रखी, एक मान लेते पत्थर का है और एक मान लेते पंख रखा हुआ है, और मैं यहां पर पूर्णतः निर्वात कर देता हूं। ये निर्वात कर देता हूं, निर्वात का मतलब वैक्यूम कर देता हूं, हवा निकाल दी जाती है, हवा निकाल दी जाती है, निर्वात कर दिया गया इसके अंदर। और इस पत्थर को और इस पंख को जब नीचे डाला जाता है तो पहले कौन पहुंचेगा या बाद में कौन पहुंचेगा, या समान समय में पहुंचेगा। एक पत्थर है याद रखना और एक पंख है, तो पत्थर के अंदर भार ज्यादा, इसका द्रव्यमान ज्यादा और पंख का द्रव्यमान कम होगा। और जब इसे निर्वात में एक साथ छोड़ा जाएगा तो पहले नीचे कौन पहुंचेगा, दोनों साथ पहुंचेंगे, या पहले पत्थर पहुंचेगा या पहले पंख पहुंचेगा। तो ध्यान से सुनना इस बात को, चूंकि जी का मान कभी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान चाहे ज्यादा हो चाहे पंख वाला कम हो, इस पर जी का मान कभी भी निर्भर नहीं करता। जी जब दोनों वस्तुओं को खींचेगी और जब निर्वात होगा, वैक्यूम होगा, वायु नहीं होगी, तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, तो दोनों वस्तुएं समान समय में नीचे आएगी। याद रखना, दोनों वस्तुएं समान समय में नीचे आएगी। तो प्रश्न आता है, समान ऊंचाई से निर्वात में पंख और पत्थर को एक साथ गिराया जाए तो पहले नीचे कौन पहुंचेगा, या दोनों बराबर समय में पहुंचेगा। याद रखना, दोनों बराबर में, क्योंकि निर्वात है और जी का मान कभी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता ही नहीं है। चाहे वस्तु भारी है चाहे वस्तु हल्की है, इस पर निर्भर नहीं करता। तो निर्वात में दोनों वस्तुएं साथ पहुंचेंगी। लेकिन अगर वो निर्वात ना करे, अगर वायु रखे, निर्वात ना करे तो क्या हो। अब जब निर्वात नहीं होगा तो यहां वायु होगी, वायु होगी तो हल्की वस्तु पर वायु का घर्षण बल ज्यादा लगेगा, इस वजह से भारी वस्तु पर वायु का दाब कम लगेगा, बल कम लगेगा। इसलिए भारी वस्तु तो पहले पहुंच जाएगी, ये पत्थर पहले पहुंच जाएगा, लेकिन पंख यहीं पर उड़ता रहेगा, क्योंकि अब हवा है। अब हवा में तो एक साथ गिराया जाएगा तो हवा का बल लगेगा, घर्षण बल लगेगा उस हवा का, इस वजह से पंख बाद में पहुंचेगा, और चूंकि पत्थर भारी है इस पर हवा का घर्षण कम लगेगा, जैसे वो पहले पहुंच जाएगा। लेकिन फिर द्रव्यमान पर तो निर्भर नहीं करता, केवल हवा के घर्षण के कारण ही होगा, हवा के दाब के कारण, हवा के बल के कारण ही होगा। याद। तो हमने जी और जी में संबंध पढ़ा और इस बात से हमें पता लगा कि जो स्मॉल जी है, गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान कभी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु चाहे ज्यादा द्रव्यमान वाली है चाहे कम द्रव्यमान वाली है, अगर निर्वात में एक साथ छोड़ा जाए तो पृथ्वी का जो जी होता है, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण होता है, उसको एक साथ खींचेगा और दोनों वस्तुएं बराबर समय में आएगी। लेकिन अगर हवा है तो हवा का दाब लगने की वजह से हल्की वस्तु पर हवा का दाब ज्यादा लगेगा, जिस वजह से वो ऊपर रह जाएगी, और भारी वस्तु पर हवा का घर्षण बल या दाब कम लगने की वजह से वो जल्दी ही नीचे आ जाएगी। तब अगर देखा जाए, अगर हवा में बात की जाए तो पहले पत्थर पहुंचेगा और बाद में पंख पहुंचेगा। अगर निर्वात की बात की जाए तो दोनों समान समय में पहुंचेंगे। याद रखना। तो मैं कहता हूं जी और जी में जो संबंध है, और इस आधार पर हमने जो ये पढ़ा है कि दो वस्तुओं को यदि निर्वात में एक साथ छोड़ा जाए तो वो पृथ्वी पर, तो मैं लिख देता हूं, यदि तो इस आधार पर बात करें, यदि निर्वात में दो वस्तुओं में एक हल्की है, दो वस्तुओं एक हल्की व एक भारी, एक हल्की व एक भारी, यदि निर्वात में दो वस्तुओं को समान ऊंचाई से समान ऊंचाई से एक साथ गिराया जाए तो दोनों वस्तुएं समान समय में पृथ्वी पर पहुंचेगी, पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी, सतह पर पहुंचेगी, क्योंकि जी का मान, जी समझ जब लिखो गुरुत्वीय त्वरण की बात होगी, याद, क्योंकि जी का मान वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो याद रखना, तो दोनों वस्तुएं एक साथ पहुंचेंगी, क्योंकि जी का मान कभी भी वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, और ये बात तब होगी जब निर्वात होगा। लेकिन अगर वायु होगी तब वायु का घर्षण ज्यादा लगेगा हल्की वस्तु पर, और इस वजह से हल्की वस्तु बाद में पहुंचेगी और भारी वस्तु पहले पहुंच जाएगी। तो ये बात भी तुम्हें आनी चाहिए। यदि वायु की उपस्थिति हो, तो भारी वस्तु हल्की वस्तु की तुलना में पहले पहुंचेगी, तुलना में पृथ्वी की सतह पर पहले पहुंचेगी। याद रखना, तुलना में पृथ्वी सतह पर पहले पहुंचेगी, क्योंकि वायु का घर्षण बल भारी वस्तु पर कम तथा हल्की वस्तु पर अधिक लगेगा, तथा हल्की वस्तु पर अधिक लगेगा। तो ये बात आपको आनी चाहिए। तो ये कहानी थी कि जी और जी में जब संबंध देखेंगे तो जी और जी में जो संबंध आया वो आता है तुम्हारा जी बराबर जी एम बटा में आर स्क्वायर। अगर दूरी बढ़ेगी तो जी का मान कम हो जाएगा, दूरी कम होगी तो जी का मान बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा ये बात। इसके बाद क्या, आगे बढ़ रहे हैं, जी के मान में परिवर्तन। अब हम बातें कर रहे हैं यहाँ पर जी के मान में परिवर्तन की। ध्यान रख लीजिएगा कि जी का मान कहां बदलता है। जी के मान में भिन्नता, सतह पर जी का मान अगर हम बात करें, जी के मान में, जी ध्यान रखना, समझ की बात करो, जी के मान में भिन्नता, क्या भिन्नता आती है, ध्यान से सुनना। सतह पर इसका जो भार, सतह पर जो मान है वो है
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये याद रखना, सतह पर मान है इसका 9.8। अब मान की भिन्नता क्या? पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर जी का मान कम हो जाता है। जी का मान कम हो जाता है भाई। अब जी का मान पृथ्वी से ऊपर जाने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान कम हो जाएगा। अब सुनना यहां से बात, जब जी का मान कम होगा, ये वाला मान कम होगा, तो हम पढ़ चुके हैं W बराबर mg। W बराबर mg, तो वहां भार भी तो कम लगेगा, तो वहां भार भी तो कम होगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो भार क्या होगा? W बराबर mg। तो जी अगर कम होगा तो W भी तो कम होगा, और जी अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। लेकिन पृथ्वी की सतह से ऊपर जब हम जाएंगे तो जी का मान कम हो जाता है, तो भार भी कम होगा। लेकिन द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आएगा। द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलेगा, ध्यान रखना ये बात। तो प्रश्न आता है, कोष्कों की बोल सतह की अपेक्षा पहाड़ों पर ज्यादा उछलती है, क्यों? बात तो समझना। कोष्कों की बोल पृथ्वी की सतह की अपेक्षा पहाड़ों पर ज्यादा उछलती है, क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर जाने पर जी का मान कम हो जाएगा, जिससे भार कम हो जाएगा, और भार कम होगा तो जी ज्यादा उछलेगी, सीधी सी बात है। तो पहाड़ों पर कोसों की बाल ज्यादा उछलने का कारण है कि वहां जी का मान कम होता है, जिससे भार कम होगा और इस वजह से वस्तु ज्यादा उछलेगी। तो पृथ्वी से ऊपर जाने पर जी का मान कम हो जाता है, जिससे भार भी कम हो जाता है, जिससे वस्तु का भार कम हो जाएगा, जिससे वस्तु का भार भी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात W बराबर mg, mg, W बराबर mg। जब जी कम होगा, जी कम होगा तो W भी तो कम होगा भाई। W भी कम होगा, W मतलब वेट, वेट मतलब भार, तो ये भार भी कम हो जाएगा। अब प्रश्न करते हैं यहां से। एक वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 30 किलोग्राम है, 30 किलोग्राम है। पहाड़ों पर द्रव्यमान होगा, पहाड़ों पर द्रव्यमान होगा। आंसर 30 किलोग्राम ही होगा। 30 किलोग्राम से कम होगा, 30 किलोग्राम से ज्यादा होगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज में से कुछ नहीं। तो हमें पता है कि एक वस्तु का पृथ्वी की सतह पर जो द्रव्यमान है वो 30 किलोग्राम है। तो पहाड़ों पर द्रव्यमान होगा, तो हमें पता है कि द्रव्यमान कभी भी कहीं भी बदलता नहीं है। वस्तु का द्रव्यमान कभी भी कहीं भी बदलता नहीं है, इसलिए जितना पृथ्वी की सतह पर होता है उतना ही पहाड़ों पर होगा, उतना ही चंद्रमा पर होगा, उतना ही शनि ग्रह पर होगा, उतना ही मंगल ग्रह पर होगा। सब जगह द्रव्यमान सेम रहेगा, द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। तो इसका द्रव्यमान 30 किलोग्राम ही रहेगा, याद रखिएगा। एक वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान। अब अगर भार की बात करें, ध्यान रखो, इसी प्रश्न को लेकर चलते हैं। एक वस्तु का पृथ्वी की सतह पर भार 300 न्यूटन है। पहाड़ों पर भार होगा 300 न्यूटन होगा, 300 न्यूटन से कम होगा, 300 न्यूटन से ज्यादा होगा, नन ऑफ दीज। इसका सीधा, अब देखो भार की बात हो रही है, और भार हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम पृथ्वी की सतह के ऊपर जाते हैं तो जी का मान कम होगा, और जब जी का मान कम होगा तो भार डेफिनेटली ही कम होगा। इसका मतलब है कि सतह पर अगर 300 न्यूटन है तो पहाड़ों पर 300 न्यूटन से कम ही मिलेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न तुमसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। अब अगली बात, जो प्रश्न पूछा गया उस पर बात करते हैं। एक कोष्कों की बॉल, एक कोष्कों की बॉल सतह की अपेक्षा पहाड़ों पर ज्यादा उछलती है, क्यों? पहाड़ों पर ज्यादा उछलती है, क्यों? तो सीधी सी बात है, पहाड़ों पर ज्यादा क्यों उछलेगी? देखो सतह पर भार, क्योंकि जी का मान सतह पर ज्यादा, पहाड़ों पर कम होगा, और जब जी का मान कम होगा तो वहां पर वेट भी कम होगा, और वेट कम होगा तो वो चीज वहां पर ज्यादा उछलेगी। तो इसका उत्तर सीधा हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ों पर जी का मान कम होने से, जी का मान कम होने से भार कम हो जाएगा, जिससे भार कम हो जाएगा, जिससे कोष्कों की बॉल पहाड़ों पर ज्यादा उछलेगी। सीधी सी बात आ गई। और यही कारण होता है कि पहाड़ों पर कोष्कों की बाल ज्यादा उछलने का कारण है कि वहां पर जी का मान कम, जी का मान कम तो भार कम, और भार कम तो वहां ज्यादा उछलती है कोष्कों की बॉल। ये कारण होता है। तो हमने पहली बात पढ़ी, सुन लेना बातों को आराम से। एक वस्तु का भार पहाड़ों पर सतह की अपेक्षा कम मिलेगा। सतह पर पहाड़ों की अपेक्षा भार कम मिलेगा, क्यों? सतह पर ज्यादा मिलेगा, पहाड़ों पर कम, क्योंकि वहां पर जी का मान कम हो जाएगा, इस वजह से। उम्मीद करता हूं कि बात तुम लोगों को समझ में आई होगी। एक चींटी जो है वो सतह से पहाड़ों पर जाती है, उसका भार नॉर्मल सी बात है, वहां पर भार कम मिलेगा, क्योंकि जी का मान कम होने से वहां भार कम हो जाएगा। अगर पहाड़ों से कोई चीज अगर सतह पर आ रही है, जैसे कहते हैं कि एक कोष्कों की बॉल जो है वो पहाड़ों से अपेक्षा सतह पर कम उछलती है, इसलिए उछलती है, इसलिए कम उछलती है, याद रखिएगा, इसलिए कम उछलती है क्योंकि वहां पर भार ज्यादा मिलेगा। इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है। तो पहली बात क्लियर हो गई होगी। लेकिन द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है, वो चाहे पहाड़ों पर जाओ, चाहे समुद्र में जाओ, चाहे पृथ्वी के नीचे जाओ, कहीं जाओ, कभी भी द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अगली बात, पहली बात हमने पढ़ी, सतह के ऊपर जाने पर जी का मान। तो एक वस्तु पृथ्वी सतह पर द्रव्यमान पहाड़ों पर ये हो गया आपका, और जी के मान भिन्नता में सतह का मान हो गया, पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर जी का मान कम हो जाता है। अच्छा अगली बात,
अगली बात, दूसरी बात इसमें कौन सी, पृथ्वी की सतह के नीचे जाने पर भी जी का मान कम हो जाता है, जी का मान कम हो जाता है। तो नीचे जाएंगे तो भी जी का मान कम हो जाएगा। ये याद रखना कि जब भी पृथ्वी की सतह के नीचे जाएंगे तो जी का मान कम हो जाएगा। जी का मान कम हो जाएगा तो भार डेफिनेटली कम होगा, लेकिन द्रव्यमान पर कोई बदलाव, पृथ्वी के नीचे तुम 50 किलोमीटर चले जाओ, पृथ्वी के नीचे 50 किलोमीटर जाने पर भी तुम्हारे द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि जी का मान बदलेगा, सिर्फ भार कम महसूस होगा। बस ये बात याद रखनी है, क्योंकि भार जो होता है W बराबर mg होता है। अगर ये कम होगा तो ये भी, क्योंकि दोनों से बराबर में पड़ी है भाई, ये चीज कम होगी तो ये वाली भी कम होगी, ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। तो ये बात, दो बातें होगी। तीसरी बात, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है, शून्य होता है। अब जब जी का मान शून्य हो गया है तो इसका मान, ध्यान सुनना, अगर W बराबर mg की बात करें और अगर जी का मान शून्य हो गया तो ये W भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जी जीरो है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और इसी स्थिति को कहते हैं भारहीनता। इसी स्थिति को कहते हैं भारहीनता, याद रखिएगा। तो जी का मान शून्य होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है, अतः पृथ्वी के केंद्र पर, भारहीनता की स्थिति पाई जाती है, भारहीनता की स्थिति पाई जाती है। क्योंकि जहां जी का मान जीरो हो गया वहां पर याद रखिएगा, जहां जी का मान जीरो हो जाता है वहां पर भार भी जीरो हो जाएगा, और इसी स्थिति को कहते हैं भारहीनता। इसी स्थिति को कहते हैं भारहीनता, याद रखिएगा। यही कारण है कि जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वहां पर भी भारहीनता की स्थिति पाई जाती है, क्योंकि कृत्रिम उपग्रहों में जी का मान बहुत कम, जी का मान जीरो का आकार छोटा होगा। कृत्रिम उपग्रह जो हम बनाते हैं उनका आकार बहुत छोटा होने के कारण जी का मान जीरो हो जाता है, जी का मान जीरो होने से वहां भारहीनता की स्थिति होती है। क्या आप लोगों ने अनुभव किया होगा इस प्रकार की घटनाओं को, भारहीनता की स्थिति को तुमने अनुभव किया होगा कि जब तुम लोग उस वाले झूले पे झूलते हो, ये वाला झूला, ये जो गोल गोल राउंड वाला जो झूला होता है, ऊपर तक आता है ऐसे वाला झूला, तो जब तुम झूले पे झूल रहे होते हो, जब तुम यहाँ आते हो ऐसे करते यहाँ आए, यहाँ जब तुम यहाँ आते हो तुम्हें कुछ होता है, तुम्हें देखोगे कुछ ऐसा हल्का सा तुम्हें महसूस होता है, वही तुम्हारी भारहीनता की स्थिति है। जब हम इस प्रकार के झूले पे झूलते हैं और जब ऐसे यहाँ आते हैं, बिल्कुल सेंटर पर आते हैं, झूले के जो सेंटर पर आते हैं, जी का मान जीरो हो जाता है, जी का मान जीरो होने को ही भारहीनता कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब उस झूले पर झूलो तो कुछ खाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारी चीज पेट के अंदर कोई चीज ज्यादा पड़ी है और जब तुम वहां झूलोगे तो भारहीनता की स्थिति की वजह से वो चीज तुम्हारी बाहर आ जाती है। कई बार याद रखिएगा, या तो देखा होगा जब तुम गाड़ी में बैठे होते हो और वहां पर कोई जब सड़क पर चल रही हो, तेज स्पीड में कोई जब वाहन चल रहा होता है, एकदम पुलिया आती है करके, पुलिया आती है तो तुम्हें जब पुलिया से ऊपर से निकलती कोई कार तो तुम्हें कुछ होता है यहाँ पर, वो स्थिति भारहीनता की है। या कभी केले के छिलके पे फिसले हो तुम लोग, जब केले के छिलके पे एकदम फिसलते हो तुम लोग और जब तुम हवा में तैरते हो तो उस समय भी तुम्हारी ये स्थिति होती है कि वो भारहीनता, क्योंकि उसमें तुम बिल्कुल पृथ्वी के सेंटर में आते हो, उसमें जी का मान जीरो हो जाता है, और जब जी का मान जीरो हो जाएगा तो इस स्थिति को हम भारहीनता कहते हैं। तो कृत्रिम उपग्रहों में भारहीनता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि कृत्रिम उपग्रह का आकार छोटा होने से वहां का जी का मान जीरो हो जाएगा। जी का मान पृथ्वी के अंदर जी का मान शून्य होता है भाई, जी का मान शून्य होता है, अतः पृथ्वी के अंदर पर भारहीनता की स्थिति पाई, किसी स्थिति पाई जाती है तुम्हारी कृत्रिम उपग्रहों में। तो लिख देते हैं यहां पर ऐसे करके, नोट डाल के लिखना, क्योंकि कृत्रिम उपग्रह वे होते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, 400 किलोमीटर से लेकर 36,000 किलोमीटर तक। चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह है जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, और उन उपग्रहों में विभिन्न प्रकार के यंत्र लगाए गए जो पृथ्वी पर होने वाली घटना को कैद कर लेते हैं और उसका विश्लेषण किया जाता है, विभिन्न प्रकार के सेंटर बनाए गए हैं और इस प्रकार फिर तुम्हारे तक न्यूज पहुंचाई जाती है। चलिए, तो चूंकि कृत्रिम उपग्रहों का आकार छोटा होता है, मैं सीधा लिख देता हूं, नोट में सीधे लिखते हैं, नोट लिख देते हैं, कृत्रिम उपग्रहों में भी भारहीनता की स्थिति पाई जाती है, क्योंकि कृत्रिम उपग्रहों का आकार छोटा होने के कारण उनमें जी का मान नहीं होता है, उनमें जी का मान शून्य हो जाता है, जी का मान शून्य हो जाता है। अब सुनना मेरी बात, कृत्रिम उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तुम्हारे कृत्रिम उपग्रह, इनका आकार छोटा होने के कारण जी का मान शून्य हो जाएगा, जी का मान शून्य तो भारहीनता की स्थिति होगी। अब जब भारहीनता की स्थिति होगी तो वहां तो अंतरिक्ष यात्री होंगे। अब देखो हम पृथ्वी की सतह पर क्यों बने हुए हैं? इसलिए बने हुए हैं कि पृथ्वी हमें अपने बल से, एक गुरुत्वाकर्षण से खींच रही है, जिस वजह से हम सतह पर आराम से रह लेते हैं। अगर मैं यहाँ पानी पीना चाहूंगा तो ध्यान रखना, इस बोतल में जो पानी पड़ा है उस बोतल को मैं अगर ऐसे निकालूंगा तो बोतल से पानी सीधा नीचे जाएगा और मेरे मुंह तक आ गया। लेकिन अब सपोज करो कि यहाँ पर इस कमरे में जहां मैं खड़ा हूं वहां पर किसी भी प्रकार का जो जी का मान है वो जीरो है, तो जी का मान जीरो हो जाएगा, जैसे बोतल को उल्टा किया जाएगा, पानी यहाँ गिरने की वजह से जिसमें बल लगेगा तो पानी बूंदों के रूप में उड़ने लग जाएगा, खाना उड़ने लग जाएगा। तो इसी वजह से जो कृत्रिम उपग्रहों के अंदर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं और भोजन विशेष प्रकार के पेस्ट के रूप में लेके जाते हैं। याद रखना ये बात, विशेष प्रकार के पेस्ट के रूप में भोजन को रखा जाता है और वो डायरेक्ट गले में डाला जाता है। वहां पर नॉर्मल हमारे तरह खाना नहीं खा सकते हम, क्योंकि आकार छोटा होने के कारण जी का मान कम हो जाएगा, और जी का मान कम होने कोई चीजें उसको खींचने वाली नहीं होगी, चीजें हवा में उड़ने लग जाएंगी। याद रखिएगा, ये कारण होता है। तो छोटा होने का जी का मान शून्य हो जाता है। यही कारण होता है, यही कारण है कि कृत्रिम उपग्रहों में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन विशेष प्रकार के पेस्ट के रूप में रखा जाता है, विशेष प्रकार की ट्यूब में पेस्ट के रूप में लिया जाता है, पेस्ट के रूप में रखा जाता है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। किरण पूछ रही है कि आप कौन सी ग्रेड के टीचर हैं? कौन सी ग्रेड होती है टीचरों की? थर्ड ग्रेड कोई ग्रेड है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड? टीचर के लिए ग्रेड शब्द यूज होना ही नहीं चाहिए। ग्रेड, थर्ड ग्रेड मास्टर है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मास्टर है हम, मास्टर है, बस मास्टर है तो मास्टर है। कौन सी ग्रेड है हमारी?
गलत बातें हैं ये, ग्रेड थर्ड ग्रेड बेइज्जती करते तो किसी के बेचारे की। चलिए, प्रकार के ट्यूब में पेस्ट के रूप में रखा जाता है, याद रखिए, ये कहानी समझ में आई होगी। लेकिन चंद्रमा भी तो एक प्राकृतिक उपग्रह है भाई तुम्हारा, लेकिन वहां पर भारीनता नहीं है। चंद्रमा का आकार बड़ा होने के कारण वहां पर जी का मान पाया जाता है। तो अगर तुम लोग चंद्रमा पे जाओगे तो वहां पर तो पृथ्वी का मान होगा, इसे तुम सत्य पर आराम से तो नहीं, लेकिन चल पाओगे, क्योंकि वहां पर जी का मान पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होता है। लेकिन वहां भारीनता की स्थिति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चंद्रमा का आकार बड़ा होने के कारण वहां जी का मान पाया जाता है। तो मैं यहीं पर एक बात और लिख देता हूं, चंद्रमा का आकार बड़ा होने के कारण, चंद्रमा का आकार बड़ा होने के कारण उसमें उसका स्वयं का जी का मान होता है, मान होता है, जी का मान होता है, या उसका स्वयं का जी का मान होता है। अतः चंद्रमा पर भारहीनता की स्थिति नहीं पाई जाती है, भारहीनता की स्थिति नहीं पाई जाती है। चलिए, क्या आपको बातें समझ में आ रही है? किरण मुझे बताइएगा कि आपको बातें जो पढ़ा रहा हूं क्या वो समझ में आ रहा है क्या? चलिए बताइएगा मुझे कि आपने जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं क्या वो आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल बेसिक बातें, 9वीं 10वीं की बातें पढ़ाई जा रही है, बहुत बड़ी, मैं रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, ये बहुत बेसिक सी बातें पढ़ रहे हैं। बिल्कुल राज, कंचन, समझ में आता है आप लोगों को? बहुत बड़ी बात है ये, साइंस समझ में आना बहुत बड़ी बात होती है। चलिए अब देखो, यहां पर मैं कुछ प्रश्न तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, ध्यान से देखो। एक वस्तु है, एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान, एक वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, पृथ्वी के केंद्र पर द्रव्यमान होगा, केंद्र पर द्रव्यमान होगा। चलो बताइए, तो बताइएगा मुझे पृथ्वी के केंद्र पर द्रव्यमान कितना होगा, कमेंट करके बताओगे। पुष्पा कह रही है 60 किलोग्राम होगा, कंचन 60 किलोग्राम होगा, राहुल 60 किलोग्राम होगा, बिल्कुल भी 60 किलोग्राम होगा। कारण है इसका कि द्रव्यमान कभी भी कहीं भी बदलता नहीं है। बिल्कुल किरण भी कह रही है 60 किलोग्राम होगा, याद रखिए। बिल्कुल राज भी 60 किलोग्राम बता रहे हैं, बिल्कुल 60 किलोग्राम होगा, क्योंकि द्रव्यमान कभी भी कहीं भी बदलता नहीं है। ये हो गया द्रव्यमान 60। अगर मैं पूछूं कि भार कितना होगा, फिर बताओ भार कितना होगा, भार कितना होगा, पृथ्वी के केंद्र पर भार कितना होगा, कमेंट करके बताइए मुझे, भार कितना होगा, पृथ्वी के केंद्र पर भार कितना होगा। द्रव्यमान 60 किलोग्राम है वस्तु का, अब उसका भार बताना है मुझे। एक वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, पृथ्वी के केंद्र पर उसका भार होगा, कम होगा। राज बता रहे कम होगा, कंचन बता रही है 60 किलोग्राम से कम होगा, किरण भी 60 किलोग्राम से कम होगा। बस यही तो मार खा गए। तो ध्यान से सुनना, भार होता है W बराबर mg। अब सुनो मेरी बात, एम तो तुम्हें दे रखा है 60 किलोग्राम, द्रव्यमान तो 60 किलोग्राम ही है, लेकिन जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 हो जाता है। जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर, वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम, पृथ्वी के केंद्र पर द्रव्यमान 60। भार पूछा मैंने, भार कितना होगा, अब मैंने भार पूछा है तो पृथ्वी के केंद्र पर जी तो 0 हो गया भाई। जब ये जी 0 हो जाएगा, 60 गुणा 0 करोगे तो 0 न्यूटन आएगा। इसका मतलब है कि वहां पर उसका भार 0 हो जाएगा, भार 0 हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि भार बराबर होता है बल, और बल होता है m गुना में जी। m दे रखा है 60 किलोग्राम, एक वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, तो अब भार क्या होगा, तो भार निकालने के लिए तुम द्रव्यमान को जी से गुणा करो, और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, और जब 0 होता है तो वहां पर 0, 60 गुना 0 0 आ जाएगा, और 0 न्यूटन हो जाएगा। तो 60 से कम नहीं, 0 हो जाएगा, और यही तो तुम्हारी स्थिति भारहीनता होगी भाई। जब भार 0 होता है तो स्थिति को भारहीनता कहते हैं। तो बताइए कमेंट करके, राज, किरण, कंचन, पुष्पा, मुझे बताइए क्या ये बातें तुम लोगों को बात समझ में आ रही है? इस प्रकार की बिल्कुल बेसिक सी बातें तुमसे पूछ ली जाती है, तो ये 0 हो गया, याद है। चलिए एक सवाल और कर देते हैं इस पर, आसान है, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं होती। चलो आगे बढ़ रहे हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 30 किलोग्राम है, 30 किलोग्राम है, एक वस्तु का द्रव्यमान 30 किलोग्राम है, उसका भार बताएं, उसका भार कितना होगा। तो जब भी बात करें, द्रव्यमान को हम m से लिखते हैं, द्रव्यमान को m से लिखते हैं, और m दे रखा है 30 किलोग्राम। भार निकालना होता है तो W बराबर होता है mg, और m का मान ध्यान रखना 30, और g का मान, अब नॉर्मल दे रखा है कि g का मान कितना है, आ जाएगा किरण, चिंता मत कीजिए आप, आएगा, किसी बात नहीं है। अब जी का मान 9.8 होता है, और जब भी कैलकुलेशन करो तुम, तो सत्य की बात हो रही है, कहीं ऊपर नीचे पहाड़ बाहर आपका केंद्र में कुछ नहीं दिया, नॉर्मल प्रश्न पूछा है कि वस्तु का द्रव्यमान 30 किलोग्राम है, उसका भार कितना होगा। तो तुम्हें भार निकालने के लिए जी का मान हमें पता ही होता है कि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और इसको तुम कैलकुलेशन के लिए 10 मान लेना, याद रखना। तो इसको 10 से गुणा करेंगे तो इसका भार हो जाएगा 300 न्यूटन, याद रखना ये बात। कहीं पर कुछ नहीं दिया तो नॉर्मल इस प्रकार निकाला जाएगा सवाल को, नॉर्मल इस प्रकार निकाला जाएगा कि इसका भार इतना हो जाएगा। एक वस्तु का द्रव्यमान 30 किलोग्राम है, पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा। अगले प्रश्न ऐसे आ जाता कि पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा, तो देखो पृथ्वी पर भार, और ये सत्य की बात हो रही है, पृथ्वी पर भार कितना होगा, इसी प्रश्न को ऐसे बनाना कितना होगा, तो याद रखिएगा कितना होगा। तो तुम्हें पता है कि द्रव्यमान जब 30 है तो त्वरण का मान होता है 10, 9.8 को 10 मान लेते हैं तो लगभग 300 न्यूटन हो जाएगा, ये याद रख लेना है। तो पृथ्वी पर उसका जो भार है वो 300 न्यूटन आया है, 300 न्यूटन। अब इसी प्रश्न को वो कहते हैं कि वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 30 किलोग्राम है, चंद्रमा पर उसका भार होगा, चंद्रमा पर उसका भार होगा। ध्यान से सुनना, इसी प्रश्न को कैसे पूछ रहा है, इसी प्रश्न को कैसे पूछ रहा है। एक वस्तु का द्रव्यमान 30 किलोग्राम है, चंद्रमा पर उसका भार होगा, चंद्रमा पर उसका भार होगा, चंद्रमा पर उसका भार होगा। सुनो आराम से, m का मान तुम्हें दे रखा है उसने, देखो m द्रव्यमान m से 30 किलोग्राम,
चंद्रमा पर भार पूछा है तो तुम्हें चंद्रमा पर जी का मान आना चाहिए, और चंद्रमा पर यानी मून के ऊपर जी का मान जो होता है वो पृथ्वी के जी का छठवां हिस्सा होता है। पृथ्वी के जी का छठवां, कल मैंने तुम्हें बताया था पृथ्वी पर जी का मान होता है 9.8, और 9.8 का छठवां हिस्सा करते हो तो ये 1.63 गुणा 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चंद्रमा पर जब भी भार पूछे तो तुम्हें जो चंद्रमा का जी का मान लेना है वो लेना है 1.63, तो गुना कर दो भैया, तो वहां पर भार निकल जाएगा। तो W बराबर होता है mg, m का मान दे रखा है 30, क्योंकि द्रव्यमान तो कहीं पर भी बदलता नहीं है भाई, चंद्रमा पर भी उतना होगा, पृथ्वी पर भी उतना होगा। तो अब तुम 1.63 से गुना कर दो, और जब उसको गुना करोगे तो 0 9 18 18 18 18 18 6 3 3 9 6 3 18 8 3 1 4, तो लगभग लगभग हो जाएगा ये 48 किलोग्राम के आसपास। ये लो भी लगभग 48.90 न्यूटन हो जाएगा, भार पूछा है तो न्यूटन हो जाएगा। ये लो, और वहां कितना आया पृथ्वी पर इसका भार लगभग 300 न्यूटन, और 300 न्यूटन का सीधा भाग कर दो 300 छठवां हिस्सा कर दो तो भी लगभग 50 के आसपास आ रहा होता है। तो चंद्रमा पर भार कितना महसूस होगा? पृथ्वी और चंद्रमा पर तुम्हें ये प्रश्न खूब पूछ लेता है कई बार, तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। प्रश्न है, एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 30, या मैं मान लेता हूं कि यहां पर आपका 50 किलोग्राम है, चंद्रमा पर द्रव्यमान होगा। एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 30 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान होगा जितना पृथ्वी पर होता है चंद्रमा पर भी उतना ही होगा। द्रव्यमान कभी भी कहीं भी बदलता नहीं है, याद रखना ये बात। लेकिन अगर भार की बात करेगा तो फिर भार बदलेगा, क्योंकि जी का मान बदल रहा है भाई। पृथ्वी पर जी का मान 9.8 होता है, सतह पर केंद्र पर 0 होता है, ऊपर जाएगा तो 9.8 से कम हो जाएगा, नीचे जाएगा तो 9.8 से कम हो जाएगा। केंद्र पर 0 हो जाता है, याद रखिएगा केंद्र पर 0 हो जाता है, चंद्रमा पर 1.63 होता है। तो बस ये बात तुम्हें दिमाग में बिठानी है, ये कहानी क्या है। तो एक वस्तु का जो द्रव्यमान है 100 किलोग्राम है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, पहाड़ों पर उसका द्रव्यमान होगा 100 किलोग्राम, पृथ्वी के नीचे उसका द्रव्यमान होगा 100 किलोग्राम, पृथ्वी के केंद्र पर द्रव्यमान होगा 100 किलोग्राम। द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, केवल बदलेगा भार। क्यों बदलेगा? क्योंकि जी बदल रहा है। एक वस्तु का भार 30 न्यूटन है, 30 न्यूटन है, तो पहाड़ों पर भार 30 न्यूटन से कम होगा, केंद्र पर 0 हो जाएगा, केंद्र पर 0 हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि जी का मान 0। तो इस आधार पर याद रखिएगा, इस आधार पर ये बातें चलेंगी। तो नेक्स्ट बातें करते हैं हम आगे अगले वीडियो में। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा जी के मान में भिन्नता, और इस पर हमने 3 बातें की हैं, 3 बातें की, ध्यान रखना। पहली बात, पर जी का मान सतह पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, सतह पर इतना होता है। दूसरी बात, सतह के ऊपर चले जाएंगे तो जी का मान कम, नीचे चले जाएंगे तो जी का मान कम। अगली बात, केंद्र पर जी का मान 0 होगा, और जब जी का मान 0 होगा तो भार भी 0 हो जाएगा, और इसी स्थिति को भारहीनता। अभी भारहीनता स्थिति कहां थी? केंद्र पर थी, कृत्रिम उपग्रह में थी, लेकिन चंद्रमा पर भारहीनता नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा का आकार बड़ा होने के कारण वहां पर जी का मान पाया जाता है कितना? 1.63। कल और बातें करते हैं इसके ऊपर, हम कल और डिटेल बातें करते हैं। फिर हम भूमध्य रेखा की बात करते हैं, ध्रुवों की बात करते हैं कि भूमध्य रेखा पर क्या होता है और ध्रुवों पर क्या होता है, याद रखना। तो ये कहानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इनको पढ़ते रहिए। यही है जीवन का सार, यही से प्रश्न आएंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है, और बिल्कुल बेसिक सी बातें पढ़ाई जा रही हैं। लेकिन तुम लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा सा मामला ऊपर नीचे चल रहा होगा, क्योंकि तुमने कभी फर्स्ट ईयर में जो 8 स्टूडेंट, उनके लिए महाभारत होती है साइंस। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।